और सीधे आपको लिए चलते हैं मेरठ, जहां पर इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। देश की आजादी की उस लड़ाई में निरंतर लौ प्रज्वलित करने का कार्य करते रहे। आज जब मैं मेरठ दक्षिण में अपने युवा साथी, यहां के लोकप्रिय विधायक श्री सोमेंद्र तोमर के समर्थन में आपसे अपील करने के लिए आया हूं, तो मंच पर यहां पर मेरे साथ उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति विभाग के मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, लोकप्रिय सांसद श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, राज्यसभा की सांसद श्रीमती कांता करदम जी, महानगर अध्यक्ष श्री मुकेश सिंघल जी, विधानसभा प्रभारी श्री संजय अग्रवाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी जी, विजेंद्र अग्रवाल जी, जयकर्ण गुप्ता जी, रणवीर राणा जी, अरविंद गुप्ता जी, संजीव शर्मा जी, चरण सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और उपस्थित कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आज मुझे यहां पर आकर के आप सबसे मिलकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इस पावन पार्क में उनका दर्शन करके और उनके सानिध्य में आप सबसे संवाद बनाने का जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, मैं इसके लिए आयोजकों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान के शिल्पी माने जाते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने स्वाधीन भारत की व्यवस्था का संचालन कैसे होना चाहिए, अपने संविधान के एक एक मंत्र के माध्यम से पूरे देश को एक नई दिशा दी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग लगातार करते रहे, लेकिन आजादी के बाद सही मायने में अगर किसी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सम्मान किया तो वह नाम है इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। मोदी जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए 5 प्रमुख स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया। मध्य प्रदेश के मऊ में जहां पर बाबा साहब का जन्म हुआ था, वहां बाबा साहब का भव्य स्मारक बनाया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इंग्लैंड में रहकर के जहां उच्च शिक्षा प्राप्त की, वहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्मारक और अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए वहां पर एक छात्रावास की व्यवस्था की, उनके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दिल्ली में रहकर के जहां उन्होंने अपने संसदीय कार्यों का संपादन किया, वहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्मारक और ऑडिटोरियम का निर्माण करवाया गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने नागपुर में जहां दीक्षा ली, उस दीक्षा भूमि को भी सम्मानपूर्वक एक तीर्थ के रूप में विकसित किया। और मुंबई में जहां पर बाबा साहब की अंतिम यात्रा निकली थी, उस चैत्य भूमि को भी एक तीर्थ के रूप में विकसित करने का कार्य किसी ने किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। भाइयों बहनों,
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उस कालखंड में भारत के विभाजन का विरोध किया था और विरोध करने के साथ ही उन्होंने कहा था या तो भारत का विभाजन नहीं करना चाहिए और अगर जो लोग भारत विभाजन का पक्ष ले रहे हैं वे लोग पाकिस्तान में ही चले जाएं, भारत में रहने के लिए उनके लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात को अगर 1947 के पहले कांग्रेस के नेता मान लिए होते, यह देश कभी दंगों की विभीषिका में नहीं जूझता। 1987 में यहां पर भी भयंकर दंगा हुआ था, भयंकर दंगा हुआ था और उस समय दंगों की चपेट में आकर के सैकड़ों लोग मारे गए थे। ये सिलसिला लगातार चलता रहा क्योंकि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। हमेशा दंगाइयों को प्रोत्साहित करते थे, प्रेरित करते थे। 1987 के दंगे में अगर यहां पीएसी नहीं आती तो यहां दंगाई तमाम दलित बस्तियों में आग लगा देते, लेकिन पीएसी ने ठीक ढंग से निपटने का काम किया। इसलिए हमारी सरकार जब आई तो हमने कैराना में भी पीएसी का एक नई बटालियन की स्थापना की है और मैंने तो यह भी आदेश दिया था कि जहां जहां पर दंगाग्रस्त क्षेत्र है वहां पीएसी की बटालियन भी खोलिए और जहां आवश्यकता पड़ती है उसमें से कुछ पीएसी की बटालियन महिलाओं की होनी चाहिए। दंगाइयों को महिला पीएसी कर्मियों से पिटवाना चाहिए और कुछ जगह तो हम लोग अब एटीएस का सेंटर भी खोल रहे हैं। आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों मैं स्वयं देवबंद गया था और देवबंद में मैंने एक एटीएस का एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का यानी आतंकवाद निरोधक एक दस्ता कोई वहां तैनात कर दिया है और मैंने कहा जो भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो, भारत के आन मान और शान के खिलाफ जो भी दुस्साहस करेगा उसके लिए फिर पूछने की आवश्यकता नहीं, उसका काम तमाम करने की तैयारी भी कर लीजिए। भाइयों बहनों, ये बड़ी अजीब सी विडंबना है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकारें आती थी, दंगा शुरू हो जाता था, दंगा शुरू होता था, दंगों में कर्फ्यू लगता था, व्यापारी परेशान, गरीब परेशान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को तो इन लोगों ने अराजकता की उस आग में झोंकने का काम किया। कैसी शरारत इन्होंने की भाइयों बहनों, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। कैसी शरारत करते थे। कैराना में व्यापारियों का पलायन कराया, बेटियों को स्कूल जाने से वंचित किया। मुजफ्फरनगर का दंगा, मेरठ का दंगा, बुलंदशहर का उपद्रव, बिजनौर का दंगा, सहारनपुर का दंगा, दंगाई दंगा, नाम समाजवादी, सोच परिवारवादी, काम दंगावादी और ये लोग बेशर्मी के साथ चुनाव में वोट मांगने के लिए आते हैं। ये लोग फिर से चुनाव में वोट मांगने के लिए भी आते हैं। 5 साल में कोई दंगा हुआ? दंगों के नाम पे कहीं कर्फ्यू लगा? आज कर्फ्यू नहीं लगता है, आज तो कावड़ यात्रा निकलती है। कावड़ यात्रा देखी ना? कावड़ यात्रा पिछली सरकार क्यों नहीं निकालती थी? उनको लगता था कि कहीं वोट बैंक उनका खिसक न जाए। मुझे भी जब मैं मुख्यमंत्री बनाया गया तो मुझे भी बताया गया कि कावड़ यात्रा, मैंने कहा कावड़ यात्रा क्यों नहीं निकलेगी? कहा कावड़ यात्रा निकलेंगे, कुछ लोग नाराज होंगे। हमने कहा नाराज हो लेकिन कावड़ यात्रा निकलेगी। फिर लोगों ने कहा बवाल हो जाएगा।
मैंने कहा जिसको अपनी संपत्ति का मोह नहीं, क्योंकि अगर बवाल करेंगे तो संपत्ति जब्त भी करेंगे, अराजकता फैलाएंगे, दंगा करेंगे तो बुलडोजर भी चलेगा। आज देखा होगा प्रदेश में कानून का राज है, हर बेटी स्कूल जा रही है। 5 साल पहले की स्थिति क्या थी? भाइयों बहनों, हम लोगों ने 2017 में कहा था हर बेटी को सुरक्षा देंगे, हर किसान का मान बढ़ाएंगे, सबका साथ, सबके विकास की भावना के साथ कार्य करेंगे। हर कार्य किया। आज मुझे प्रसन्नता होती है, आज जब 5 साल के अपने कार्यकाल के दौरान जनता जनार्दन से मैं अपने विधायकों के लिए और अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने के लिए आ रहा हूं, आज मुझे प्रसन्नता होती है कि हमने प्रदेश की बेटियों को एक सुरक्षा का माहौल दिया है। हमने सुरक्षा का माहौल दिया है, हमने हर श्रद्धालु के मान को बढ़ाया है, कांवड़ यात्रा निकाली है, जन्माष्टमी के आयोजन हो सकते हैं, शिवरात्रि हो या नवरात्रि, लक्ष्मी पूजा हो या दुर्गा पूजा, हर कार्यक्रम को कुशलतापूर्वक संपन्न कर। और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है यूपी के लिए, एसपी की नई लिस्ट जारी। बड़ी खबर इस वक्त की है, आपको बता दें कि एसपी ने अपनी नई लिस्ट जारी कर दी है। नई लिस्ट में आपको बता दें उम्मीदवारों के नाम है, 24 उम्मीदवारों के नाम है। सीएम योगी के खिलाफ प्रत्याशी का ऐलान किया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है, एसपी ने नई लिस्ट जारी कर दी है। नई लिस्ट में 24 उम्मीदवारों के नाम है, सीएम के खिलाफ प्रत्याशी का ऐलान किया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है, एसपी ने अपनी नई लिस्ट जारी कर दी है और 24 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। क्योंकि लगातार एसपी की तरफ से उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा भी की जा रही थी, लेकिन अभी खबर मिल रही है कि 24 उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से, और सीएम योगी के खिलाफ प्रत्याशी का ऐलान किया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है। तो नई लिस्ट में 24 उम्मीदवारों के नाम हैं। समाजवादी पार्टी लगातार उम्मीदवारों के नामों को लेकर बैठक भी कर रही थी। हालांकि खबर यह मिल रही है कि 24 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है और सीएम योगी के खिलाफ प्रत्याशी का ऐलान किया गया है। तो नई लिस्ट समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी कर दी गई है, क्योंकि अब दिन नजदीक है। 10 तारीख को फर्स्ट फेज में इलेक्शन होना है, वोटिंग होनी है, और उससे पहले एसपी की तरफ से लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। गोरखपुर से सभापति शुक्ला को टिकट दी गई है। और बड़ी खबर ये मिल रही है, अखिलेश यादव 2 जगहों से चुनाव लड़ेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। और गोरखपुर से जिस प्रत्याशी को उतारा गया है, सभापति को गोरखपुर से प्रत्याशी बनाया गया है, अखिलेश यादव 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे। मुबारकपुर से भी अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे, करहल सीट से भी अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे। तो ये बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त की, यूपी के लिए एसपी की लिस्ट जारी कर दी गई है। और खबर ये भी मिल रही है कि अखिलेश यादव 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे। मुबारकपुर से भी अखिलेश यादव चुनावी मैदान में भी होंगे, और वहीं आपको बता दें कि करहल सीट से भी अखिलेश यादव चुनावी मैदान में होंगे। और एसपी की तरफ से गोरखपुर से प्रत्याशी उतार दिया गया है, सभापति को टिकट दिया गया है गोरखपुर से। सभापति शुक्ला जो कि गोरखपुर के प्रत्याशी हैं, जो चुनावी मैदान में होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया है लगातार, क्योंकि अभी तक ये मंथन चल रहा था कि गोरखपुर से किसे चुनावी मैदान में उतारा जाए। और खबर ये मिल रही है कि सभापति शुक्ला को ये टिकट दे दिया गया है।
सीएम योगी के खिलाफ गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। और खबर यह भी मिल रही है कि अखिलेश यादव 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे। पहला है करहल सीट से वो चुनाव लड़ेंगे और दूसरा है मुबारकपुर से भी अखिलेश यादव चुनावी मैदान में होंगे। तो ये बड़ी अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से 24 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। आजमगढ़ के मुबारकपुर से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे। हालांकि पहले आजमगढ़ को लेकर भी लगातार चर्चा की जा रही थी कि क्या अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी खबर मिल रही है कि आजमगढ़ के मुबारकपुर से सीएम आपको माफ कीजिएगा अखिलेश यादव चुनावी मैदान में होंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है। अखिलेश यादव 2 जगह से चुनावी मैदान में होंगे। पहली आपको बता दें कि करहल सीट से वो चुनावी मैदान में होंगे और जो 24 उम्मीदवारों के नाम हैं वो आपको बता दें कि जो एसपी की तरफ से जारी की गई है और यूपी के लिए एसपी ने नई लिस्ट जारी कर दी है। विश्वनाथगंज से श्री सौरभ सिंह को टिकट दिया गया है। रानीगंज से आर.के. वर्मा को टिकट दिया गया है। फाफा मऊ से अंसार अहमद को यह टिकट मिला है। मित्र के घर को, क्योंकि यही पैसा जब निकलेगा इत्र वाले घर के, इनके इत्र वाले मित्र के घर से मां लक्ष्मी कैद से मुक्त होगी और गरीब को राशन फ्री में मिलता रहेगा। गरीब को बिजली मिलेगी, गरीब को घर मिलेगा, गरीब को शौचालय मिलेगा और गरीब को बिजली का कनेक्शन भी फ्री में मिलेगा और रसोई गैस का कनेक्शन भी फ्री में मिलेगा। और इसी से लोग परेशान हैं, इसी से परेशान हैं। पहले पैसा कहां जाता था भाइयों बहनों? आज तो मेरठ से दिल्ली की दूरी, आज से 5 साल पहले दिल्ली से मेरठ की दूरी 4 से 5 घंटे लगते थे। आज मात्र 40 मिनट में इस दूरी को आप तय कर सकते हैं। और अभी तो